हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल हाईपेक्स क्लासेस। मैं प्रिंस राज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकंड लाइंस एंड एंगल्स। तो ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है इस चैप्टर का। सो बी श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज बाय द टाइम वी फिनिश द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स विल बी कम्प्लीटली क्लियर। तो हम एंगल्स को पढ़ने के बाद में हम इसके फिगर इट आउट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि व्हाट इज एंगल, एंगल क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एन सिंपल एग्जांपल। व्हेन यू ओपन अ डोर और यूज अ पेयर ऑफ सीजर द टू आर्म्स मूव्स फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एंगल्स। मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। जैसे कि आप कभी दरवाजा खोलते हो, ठीक है, और एक सीजर होते हैं ना, सीजर के बीच में इस तरीके से जो सीजर होती है, जो बीच में इस तरीके का एंगल यहाँ ये बनता है, ये जो यहाँ है, जो टू आर्म्स है, ये हमारी ये वन और ये टू आर्म्स है, और ये एक यहाँ कॉमन पॉइंट से दोनों मूव करते हैं, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग कहलाती है ना यहाँ पे, इसे क्या कहते हैं, एंगल। मैं आपको इसे कॉपी पे समझाता हूँ। मान के देखो, जैसे इस तरीके से ये हमारा क्या है, आर्म है ये दो, और ये जो हमारा वर्टेक्स है, इसे वर्टेक्स कहते हैं। कॉमन पॉइंट हम कहते हैं वैसे तो, ये कॉमन पॉइंट है। यहाँ पे ये पॉइंट दोनों का सेम पॉइंट यानी कि कॉमन पॉइंट, ठीक है ना। तो ये दोनों तो आर्म हो गए हैं, और इनके जो बीच में ये जो स्पेस बन रहा है ना, ओपनिंग यहाँ पे, इसे ये हम एंगल कहते हैं। तो सो हमारा डेफिनेशन क्या होगा, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन एंड पॉइंट। ओके, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ एन एंगल। ओके, एवरी एंगल हैज अ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन द फिगर 2.8। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सभी एंगल्स में 3 ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। मैंने आपको बताया, एक फर्स्ट आर्म, एक सेकंड आर्म होते हैं, और एक वर्टेक्स। यहाँ पे क्या होता है, ऐसा ये वर्टेक्स क्या होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ की दोनों यानी कि बोथ रे एक दूसरे जो रे होते हैं एक जहाँ पे मिलते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि इफ एन एंगल इज नेम्ड एंगल ए बी सी, देन V इज इक्वल टू वर्टेक्स बी ए फर्स्ट आर्म, बी सी सेकेंड आर्म। देखते हैं, समझते हैं। यानी यहाँ पे जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसे नेम देंगे, यानी नेम इसका क्या है, ए बी ई है इसका। तो वैसे तो ये नहीं, ए बी नहीं है, डी बी ई है। हम देखें डी बी ई, जो यहाँ पे डी बी ई है ना, अब इसे लिखेंगे कैसे हम, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, एंगल डी, यहाँ पे कौन कौन से थे, डी बी ई। अब मैं आप कहोगे कि मैं क्या पता ऐसे भी लिख दूं, एंगल बी डी ई, तो ये फॉर्मेट गलत हो जाएगा, ये फॉर्मेट हमारा सही होगा। मैं आपको समझाता हूं एक क्यों होगा ऐसा। क्योंकि जो हमारा वर्टेक्स, जो कॉमन पॉइंट है, वो हमेशा सेंटर में होना चाहिए, और बाकी ये दोनों पॉइंट उल्टा पुल्टा लिख दो, चाहे ई को इधर लिख दो, चाहे डी को उधर लिख दो, कुछ भी कर दो, लेकिन यहाँ जो कॉमन पॉइंट होना चाहिए वो सिर्फ सेंटर में होना चाहिए। समझ में आ गया। यही चीज है कि वर्टेक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द मिडिल लेटर, यानी वर्टेक्स हमेशा मिडिल लेटर के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ना सीखेंगे यहाँ पे, ये तो यह पहले पढ़ना सीख लेते हैं कि एंगल को लिखे कैसे हम, ठीक है ना। पहले मैं बता दूं, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये से क्या कहते हैं, एंगल को यानी कि सिंबल है एक तरीके से, ठीक है ना। हम लिखते हैं एंगल का सिंबल कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, एंगल का सिंबल, इसे हम एंगल कहते हैं इस सिंबल को। ये एक तरीके से सिंबल है। तो एग्जांपल एक दो देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया एंगल ए बी सी, तो इसमें ये दोनों तो आर्म हो गए, ये बी क्या होगा, हमारा वर्टेक्स हुआ। दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, एंगल पी क्यू आर, तो ये दोनों आर्म हो गए, ये हमारा क्या होगा, वर्टेक्स हो गया। अब इसी तरीके से और भी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे कि नाउ लेट अस लुक एट सम रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ एंगल्स सच एज क्लॉक हैंड्स, ओपन डोर, सीजर, ओपनिंग ऑफ अ बुक, कंपास। इसी तरीके से देखो, जैसे घड़ी में आपने देखा होगा, मैं 2 पेन की सहायता से बता देता हूँ आपको। जैसे देखो, क्लॉक में मान के चलो 12 ओ क्लॉक हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये 2 आर्म हो गए, और दोनों का एक पॉइंट है यहाँ पे, मिडिल पॉइंट यहाँ पे। तो इस तरीके से जो हमारे ये जो यहाँ बनेगा, ये ओपनिंग जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, हमारा एंगल कहलाएगा ये, ठीक है ना। जैसे देखो, ये है एक तरीके से, ये इस तरीके से और इस तरीके से बनेगा। यानी देखो, एंगल क्लॉक में 360 डिग्री का एंगल बनता है। मैं आपको बताऊंगा एंगल्स के कौन कौन एंगल्स के नाम भी होते हैं, बहुत सारे, ठीक है ना। अगर आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आगे होते जाएगा। तो मैंने आपको एग्जांपल क्या क्या दिया,
क्लॉक हैंड्स हो गए। डोर को जब आप ओपन करते हो तो वहाँ पे भी सीजर को जब इस तरीके से पकड़ते हो जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया एग्जांपल। फिर ओपनिंग ऑफ अ बुक, बुक जब आप ओपन करते हो, जैसे मान के चलो ये बुक है तो यहाँ पे जैसे आप ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी देखो यहाँ पे जैसे एंगल फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पे देखो एंगल फॉर्म होगा यहाँ पे इस तरीके से। फिर आता है कॉम्पास, कॉम्पास को आपने देखा होगा जिस तरीके जिससे आप सर्कल ड्रॉ करते हो अभी, तो ठीक है ना। तो एंगल्स प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, यानी कि एंगल्स हमारे चारों तरफ हैं, ठीक है ना। अब आते हैं जैसे मैथमेटिक्स भी सभी जगह पे है, जिस तरीके से एंगल सभी जगह पे है ना, तो मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर, सभी जगह मैथ्स हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे देखते हैं कि विच एंगल इज ग्रेटर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, विच एंगल इज ग्रेटर, द एंगल इन केस फर्स्ट एंड एंगल इन इज केस टू। यहाँ पे देखो कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है, आप कैसे पता लगा पाओगे, है ना। आप तो कुछ देखोगे कि भाई कुछ साइज से आप अंदाजा लगाओ। जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ये एंगल बड़ा है या फिर ये एंगल बड़ा है, आप कहोगे ये वाला एंगल बड़ा है, कहोगे ना। तो आप कुछ साइज से पता लगाया जाता है, लेकिन इसे भी नापने का तरीका होता है। जो हमारे पास में एक ज्योमेट्री बॉक्स में आप लोगों ने देखा होगा, उसमें एक चांस का शेप का वो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सॉरी, इसे तो हम लोग कंपास कहते हैं, उस डिवाइडर कहते हैं चाहे कंपास। डिवाइडर तो इसे कहते हैं यानी जिसमें एंगल बनाया जाता है, और कंपास उसे कहते हैं, इसे चांद को इसे कहते हैं कंपास, सॉरी प्रोटेक्टर, मैं कंपास कह जा रहा हूँ, प्रोटेक्टर मैं भूल गया था। इसे क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर कहते हैं, इस शेप में आता है वो, इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटेक्टर कहते हैं। इसमें बहुत सारे एंगल्स ड्रॉ करके रखते हैं, ठीक है ना, इसे प्रोटेक्टर कहते हैं, मैं भूल गया था। यानी डिवाइडर और कंपास इसे कहते हैं, जो पेंसिल जिसमें फंसाया जाता है ना उसे कहते हैं प्रोटेक्टर और कंपास। इसे क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टर, ठीक है ना, इसे प्रोटेक्टर कहा जाता है। यानी इसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कितनी डिग्री का एंगल है, ठीक है ना, हम किसी भी तरीके से बता सकते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जिस तरीके से देखो, जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज में फिगर इट आउट को सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो फिगर इट आउट देखते के साथ में हमारे पास में आता है फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर, ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब यहाँ पे हमारे पास में बहुत दो फिगर दिए हुए हैं। देखो बच्चों, पहली पिक्चर में क्या है, बाइसिकल है। बाइसिकल के फ्रेम में बहुत सारे एंगल्स बने हुए हैं, जिस तरीके से देखो इसमें कितने सारे एंगल्स, बहुत सारे बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट डी, हेयर इज अ पॉइंट डी, ओके। यहाँ पर दो रॉड्स मिल रहे हैं, यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, दो रॉड्स मिल रहे हैं। तो ये दोनों रॉड्स रे की तरह काम कर रही है और एक एंगल भी बना रहे हैं। तो वर्टेक्स क्या हो गया, यहाँ पे डी हो गया। जैसे कि देखो यहाँ पे ये पॉइंट डी है, भले यहाँ पे 1 2 3 जा रहे हैं, तीन यहाँ पे रॉड जा रहे हैं यहाँ पे, तो लेकिन एंगल तो जिसमें एंगल के दो ही वर्टेक्स, एक वर्टेक्स होते हैं और दो आर्म होते हैं। तो हम क्या करें, दो आर्म तो यहाँ पे है और एक वर्टेक्स भी है, तो हमारा एंगल तो यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे वर्टेक्स किसको कहेंगे, डी कहेंगे, और हमारी जो आर्म्स हो जाएंगे उसे क्या कहेंगे, सी डी, और एक हो जाएगा डी बी। यानी हमारे दो तो आर्म बी डी और सी डी क्या हो गए, दो आर्म हो गए, और वर्टेक्स क्या हो गया, डी। तो अब देखो यहाँ पे मैं लिखने के बता देता हूँ एंगल फाइंड कैसे करना है। यहाँ पे कितने यहाँ पे रॉ वगैरह रे वगैरह सब कुछ फाइंड करना है। यहाँ पे पहले एंगल्स को फाइंड करते हैं जिस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे देखो एंगल जो फाइंड किया हुआ है किस तरीके से है, एंगल बी डी सी, ठीक है ना। एंगल बी सी डी नहीं लिखेंगे क्योंकि सी वर्टेक्स नहीं है, डी वर्टेक्स है, ओके। तो क्या करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन में, एंगल कौन हो जाएगा, एंगल बी डी सी, ओके ना, ये डी है, बी डी सी। और कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, दो एंगल बन गए यहाँ पे। तो भले यहाँ पे देखो बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, देखो स्पोक्स है ना, ये जो इसमें दिया हुआ है, देखो बाइसिकल के बीच में जो स्पाइक्स दिए हुए हैं ये, इनके बीच में भी तो ये एंगल फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन हमें जितना कह नहीं हो, हम जो भी एंगल फाइंड करना है वो बताना है। अब आते हैं सेकंड पिक्चर में, जिसमें कि वुडन फ्रेम दिया गया है। यहाँ पे दो वुडन स्ट्रिप्स मिल रहे हैं, वहां भी एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो वर्टेक्स क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा। देखो यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ एक सेंटर पॉइंट हो गया, देखो जैसे कि हो गया ना, मैं पेंसिल से बता देता हूँ आपको।
यहाँ पे देखो जैसे कि एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे एक ये रे मिल रहे हैं, एक ये मिल रहे हैं, सेंटर पॉइंट यहाँ है तो ये हो गया, ये हो गया, तो वर्टेक्स यहाँ पे हुआ क्या, सेंटर पॉइंट हो गया। अब तो देखो, अब फाइनल आंसर मैं बता देता हूं कि बाइसिकल में क्या है, एक एंगल बन रहा है, ये दो एंगल बन रहे हैं, इसमें तो दो एंगल बन रहे हैं ना, ये भी एक ये तो भाई एंगल बन रहे हैं, और जो एंगल बन रहे हैं यानी कि डी क्या है, वर्टेक्स है वहां पे। इसमें क्या बताना है, वर्टेक्स बताना है, एंगल का वर्टेक्स है क्या। तो यहाँ पे बाइसिकल का वर्टेक्स कौन सा हो गया, एंगल, जहाँ पे वर्टेक्स क्या हो गया, डी हो गया यहाँ पे। और वुडन फ्रेम में क्या हो गया, एक एंगल जो सेंटर में है तो इसका वर्टेक्स क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व था, बहुत ही इजी था ये तो। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे देखो, तो और भी सेकंड क्वेश्चन में क्यों कह रहा था, देखो यहाँ पे जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में भी दिया गया है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ, स्टेयर दिए गए हैं और यहाँ पे ब्रिजेस दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये है ना एंगल यहाँ बन रहा है ना, ये देखो, ये जैसे कि ये एंगल है, यहाँ पे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा सेंटर पॉइंट है, यानी वर्टेक्स क्या होगा यहाँ पे, वर्टेक्स ये वाला पॉइंट होगा ना हमारा, क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, इसी किसी भी एंगल का वर्टेक्स बनाना है। मान के चलो हम इसे ए ले लेते हैं, इसे बी ले लेते हैं, इसे सी ले लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है इसे ए बी सी को डिनोट कर देंगे, एंगल ए बी सी। कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसी तरीके से ब्रिज में भी है, सॉल्व तो बहुत ही इजी तरीके से है, बस इसमें एंगल आपको बताने हैं और वर्टेक्स क्या है। अगर मान के चलो ये एंगल है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एंगल का नाम ले दिया, यहाँ पे बी एंगल, यहाँ पे बी, ठीक है ना, बी यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे जो एक आर्म है, यहाँ पे लास्ट पॉइंट को ए ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, तो एंगल ए बी सी। तो ये इस तरीके से लिखेंगे। बहुत, यहाँ पे तो बहुत सारे एंगल फॉर्म हो रहे हैं ना, देखो ये 3 4 5 पता नहीं कितने बेशुमार बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ड्रॉ एंड लेबल द एंगल विथ आर्म एस टी एंड एस आर। देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एंगल की आर्म एस टी और एस आर होनी चाहिए। तो कॉमन पॉइंट इसमें क्या है, देखो इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, इसमें कहा गया है सेकंड क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो दोनों एंगल की आर्म जो है, एक एस टी है और एक क्या है, एस आर है ना, ये दो पॉइंट है। तो आप यहाँ पे देखो एस आर और एस टी यानी कि पॉइंट्स जो एक दोनों में एक पॉइंट है ऐसा जो कि कॉमन है, तो यानी कि एस पॉइंट कॉमन रहा होगा। तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, यानी वर्टेक्स क्या हो जाएगा, एस होगा। तो पहले हम पॉइंट एस बना देते हैं और फिर एस से एक इस तरफ बना देते हैं, किसी तरफ भी बना दो, चाहे एक इस तरफ बना दो। एक यहाँ पे एस लिख दो, यहाँ पे टी लिख दो और यहाँ पे आर लिख दो। आपको स्केल से बनाना है, ये हाथ से मैं आपको बस बता रहा हूँ, बस इसे ड्रॉ करना है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एंगल्स बना देगी। तो फाइनल क्या होगा कि एंगल इज इक्वल टू एंगल टी एस आर और एंगल आर एस टी, ओके ना। तो इस तरीके से हमारा एंगल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे हमारे देखो वर्टेक्स क्या होगा, यहाँ पे एस होगा वर्टेक्स, ठीक है ना। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा वो भी सिंपल था। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सप्लेन व्हाई एंगल एपीसी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी। अब देखो यहाँ पे क्या हमें इसमें ये बताना है, क्या हम एंगल एपीसी को हम एंगल पी क्यों नहीं लिख सकते, पी लिख सकते हैं क्या। देखो एंगल पी को पी यानी एंगल एपीसी को हम एंगल पी लिख सकते हैं, ये तो क्या कहा गया है। तो सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पॉइंट पी पे, जैसे यहाँ पॉइंट पी है ना, यहाँ पे पॉइंट पी पे एक से ज्यादा एंगल्स बने हुए हैं। तो अगर हम सिर्फ एंगल पी लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा एंगल की बात हो रही है, ये तो पता नहीं लगेगा। इसीलिए एंगल का नाम लिखने के लिए हमें 3 लेटर्स यूज करते हैं। यहाँ पे अगर आप एंगल पी को सिर्फ लिख, अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इस तरीके का होता, इस तरीके का बस एक एंगल बन रहा होता, तो तब हम एंगल पी को पी लिख सकते थे, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ पे बहुत सारे एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो हमें एंगल पी नहीं लिख सकते, ठीक है ना। और क्यों नहीं लिख सकते, मैंने आपको बताया ना, क्योंकि अगर एंगल पी लिखेंगे तो ये पता नहीं लगेगा कि कौन से एंगल की बात हो रही है। लेकिन अगर हम एंगल ए पी सी लिख देंगे तो एंगल ए पी सी, तो हमारे ये वाला एंगल पूरे का बात हो रहा है। अगर एंगल हम क्या लिखेंगे, बी पी सी लिखेंगे तो सिर्फ ये वाला एंगल का बात हो रहा है, ठीक है ना। समझ में आ गया, ये भी बहुत ही। तो मिडिल लेटर हमेशा वर्टेक्स होता है, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा कि एंगल ए पी सी कैन नॉट बी नेम्ड एज एंगल P because more than one angle is formed at B
3 letters are needed to identify the correct angle. Okay, no doubt. तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या गया है कि नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। अब इसमें फिगर दिया हुआ है, हमें इसमें एंगल्स के नाम बताने हैं। तो डायग्राम में रेज कौन से टीपी दिया हुआ है और टी क्यू दिया हुआ है। टी की मिल रहा है, देखो यहाँ पे टीपी और टी क्यू है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, कॉमन पॉइंट कौन सा है, टी है कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट क्या है, टी है। तो इसलिए एंगल का नाम क्या होगा, एंगल पी टी क्यू। एंगल पी टी क्यू। अगर हमें इस एंगल का नाम देना हो तो क्या देंगे एंगल का नाम, हम यहाँ पे क्या एंगल का नाम देंगे, एंगल पी टी क्यू। क्योंकि देखो टी क्या है, हमारा कॉमन पॉइंट है, यानी कि सेंटर पॉइंट है। वर्टेक्स हमेशा बीच में होता है और दोनों जो आर्म होते हैं वो दोनों किसी तरफ भी लिख दो, हम क्यू पी टी भी लिख सकते हैं, चाहे पी टी क्यू लिख दो, है ना। तो इस एक का तो नाम हो गया, दोनों नेम से करेक्ट है। हम पी टी, देखो एंगल पी टी क्यू लिख दो, चाहे एंगल क्यू टी पी लिख दो, दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। इसका फाइनल है। देखो अब यहाँ पे और भी एंगल्स बन रहे हैं, और कौन कौन से बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहा है क्यू टी आर। क्यू टी आर भी है ना एंगल एक, तो एंगल क्या बन जाएगा, क्यू टी आर, चाहे एंगल लिख दो आर टी क्यू, दोनों के दोनों आपके आंसर इसमें भी सही होंगे। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, पी टी क्यू और क्यू टी ओ सॉरी क्यू टी आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन, लेबल them A, B, C, draw all possible lines going through the pairs of this point. How many lines do you get? Name them. How many angles can you name using A, B, C? Write them down and mark each of them with a curves as in figure 2.9. अब देखो, अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि कोई 3 पॉइंट है, ठीक है ना। क्या कहा गया है कि 3 कोई सा पॉइंट है, कौन कौन से, ए बी सी है, जो कि एक लाइन पे नहीं है। यानी कि पहले क्या करेंगे, देखो ड्रॉ ऑल पॉसिबल साइंस। पहले देखो कोई से 3 पॉइंट को मार्क ड्रॉ कर लो। यहाँ पे क्या है, एंगल ए, वो सॉरी एंगल कह रहा हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ये सिर्फ एक लाइन पे नहीं है, अलग अलग है। मान के चलो ये लाइन ऐसे जा रहा भी है तो एक लाइन पे नहीं है, तीनों अलग अलग पे है, ठीक है ना। तो पहले पॉसिबल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, क्या कैसे कैसे लाइंस हो जाएगा, फिर हम नेम कर देंगे इसका क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 3 पॉइंट्स हैं, ए देख देता हूँ, ए बी सी। देखो अब इनके बीच जो पॉसिबल लाइन होगी कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो ए बी हो सकता है पॉसिबल लाइन, एक बी सी हो सकता है, हो सकता है ना, एक ए सी हो सकता है। तो यानी कि टोटल 3 लाइन्स बन रहे हैं यहाँ पे। टोटल कितने बन रहे हैं, 3 लाइन्स पॉसिबल बन रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो जैसे ए बी सी हम लोगों ने कहीं पे भी 3 पॉइंट ले लिया, मान के चलो यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, चाहे यहाँ पे ले लिया। इसको ए ले दो और इसको बी ले दो, इसको सी, यानी ए बी को पहले एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, फिर बी सी को भी कर सकते हैं, फिर ए सी। तो यहाँ पे क्या बन गया, 3 लाइन टोटल बन रहे हैं। अब एंगल देखो, अब एंगल देखने के बाद में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, एंगल ए बी सी बन रहा है, बी है ना यहाँ पे वर्टेक्स, तो एंगल ए बी सी भी बन रहा है। फिर आता है क्या, हम एंगल ए सी बी लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी, वर्टेक्स सी भी है, सी पॉइंट भी है। फिर आता है एंगल, हम चाहे बी सी ए भी लिख सकते हैं, चाहे ए सी बी, उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्टेक्स हमेशा सेंटर में होना चाहिए। फिर आता है सी ए बी भी लिख सकते हैं, सी ए बी, ए क्या है वर्टेक्स, यहाँ पे ए बी है, समझ में आ गया। तो फाइनल आंसर क्या होगा, लाइन कौन कौन से हो गए हमारे, लाइन कौन कौन से हो गए, ए बी, बी सी और ए सी, और टोटल कितने हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। और एंगल्स कौन कौन से हो गए हमारे, एंगल कौन कौन से हो गए, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए और एंगल सी ए बी। तो हमारी ये 3 एंगल बन गए, ठीक है ना, हम लिख सकते कैसे भी। तो टोटल हमारे 3 एंगल्स भी बन गए, टोटल कितने, 3 एंगल्स भी बन गए, टोटल लाइंस भी 3 थी हमारी। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे इस फिगर इट आउट के, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन में क्या, ये तो बहुत बड़ा है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना। यहाँ पे क्या है, कोई से 4 पॉइंट्स को मार्क करो, ए बी सी डी, ओके, सो दैट नो 3 लाइन्स ऑन वन लाइन। यानी कि यहाँ पे
जो कि है 3 लाइन जो है ना इसमें 3R, यानी कि इसमें जो है एक लाइन पे 3 नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे समझ लो बात को, यहाँ पे क्या क्या गया है, यहाँ पे पॉसिबल लाइन ड्रॉ करनी है और कितनी लाइन बतानी है और नेम बताने हैं और हाउ मेनी एंगल्स। तो सॉल्यूशन पहले देख लेते हो। पहले देख लो 4 पॉइंट है, ठीक है ना। एक ये है, एक ये है, एक ये है, कहीं पे भी बना दो 4 लाइन, ठीक है ना। अब ये 4 पॉइंट बन गए हमारे। अब देखो पॉसिबल लाइन्स बनाओ। पहले ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो, डी लिख लो, इस तरीके से है, ठीक है ना। तो पॉसिबल लाइन क्या हो गया, ए बी भी बन सकता है, ए सी भी बन सकता है, फिर ए डी भी बन सकता है, फिर और कौन सा बन सकता है, ए डी भी बन गया, ए सी भी बन गया, एक बी सी तो बन ही रहा है, ए सी भी बन सकता है। देखो यहाँ से ए सी भी बन गया, फिर यहाँ से बी डी भी बन गया, फिर उसके बाद में देखो बी डी, फिर उसके बाद में सी से लेके डी तक का भी ये भी लाइन में एक बार और भी कर रहा है। टोटल यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, एक और लाइन कौन सा रह गया भाई, यहाँ पे एक और कौन सा लाइन रह गया, देखो यहाँ पे दिमाग लगाओ। सी के साथ में ए भी मिल गया, डी से डी मिल गया, बी से बी सी से भी मिल गया, बी किससे नहीं मिला, बी भी मिल गया ए से, सी से भी, डी से भी मिल गया, सी भी मिल गया ए से, बी से, डी से मिल गया। टोटल यहाँ पे बता रहे हैं 6 लाइन्स, ओके ना। तो यहाँ पे देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन और 6 लाइन। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, लाइन कौन कौन से हो गए यहाँ पे देखेंगे, ए सी, ए बी लाइन सही है, ए डी और डी बी और बी सी, 5 हो गए ना, और क्या हो गए, डी सी, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 लाइन्स है इसमें, ठीक है ना। अब जब ये लाइंस ड्रॉ करोगे तो बहुत सारे एंगल्स भी बनेंगे। तो अब एंगल्स को भी देख लेते हैं। तो एंगल्स इसमें कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पे, बी ए सी एंगल, बी ए सी बन गए, फिर क्या बन गया, एंगल सी ए डी बन गया, फिर एंगल ए बी डी बन गया, फिर एंगल बी सी डी बन गया, और भी एंगल्स बनेंगे। बुक में बोला गया है कि उन्हें फिगर में कर्व से मार्क करो। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, लाइंस तो हो गया 6, और कौन कौन से हो गए, ये 6 लाइन हो गए। तो एंगल्स इज इक्वल टू मैनी एंगल्स कैन बी नेम्ड डिपेंडिंग ऑन द ड्राइंग, यानी एंगल्स में बहुत सारे नेम बन सकते हैं, वो ड्राइंग पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ठीक है, तो आज हम लोगों ने फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। फाइंडिंग एंगल्स, नेमिंग वर्टेक्स, नेमिंग एंगल्स, ड्राइंग एंगल्स, काउंटिंग लाइंस, काउंटिंग एंगल्स। तो होमवर्क आपका इसमें रहेगा, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, वर्टेक्स किसे कहते हैं, एंगल पी क्यू आर में वर्टेक्स कौन सा पॉइंट है। मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फर्स्ट में क्या है, वर्टेक्स किसे कहते हैं, वर्टेक्स किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एंगल पी क्यू आर में वर्टेक्स कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताइए। थर्ड क्या है, 4 पॉइंट्स से कितनी लाइंस ड्रॉ की जा सकती है, यानी आपको बताना है इसमें से कितने पॉइंट्स को ड्रॉ की जा सकती है। समझ में आ गया। तो आपके ये 3 क्वेश्चंस हैं, तो इन तीनों का कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। तो अब हमारा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो क्या है, कंपेयरिंग एंगल्स पढ़ने वाले हैं। अब अगर आपको लगता है कि जिस एंगल की आर्म लंबी होती है वही बड़ा एंगल होता है, तो अब हम इसमें आपके लिए बहुत ही, ये वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खैर इसमें इस लेसन के एंड तक आप सिर्फ देख कर ही बता दोगे कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका। तो पहले देखते हैं व्हाट इज कंपेयरिंग एंगल्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं 2 एंगल्स को कंपेयर कैसे करते हैं, क्या हम उनकी आर्म्स की लेंथ देखते हैं? नो, एब्सोल्युटली नॉट। हम कंपेयर करते हैं ओपनिंग या रोटेशन को।
Remember this important point, the size of an angle depends on the amount of rotation, not on the length of its arm. ये लाइन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना, ये नोट कर लो. The size of an angle depends on the amount of rotation, not on the length of its arm. ये बहुत ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप इससे इंपॉर्टेंट को बिल्कुल याद रखना. हम कंपेयर क्या करते हैं इसमें, ओपनिंग को और रोटेशन को. यानी देखो जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कितना रोटेट हो रखा है, चाहे कितना ओपन है. अगर थोड़ा सा ओपन है तो उसे छोटा कहते हैं, उससे अगर उससे बड़ा रहता है ओपन हुआ वो क्या कहता है एंगल, तो हम उसे क्या कहते हैं, बड़ा या छोटा को छोटा देख के बता देते हैं. ठीक है ना. तो रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होता है, एक क्या देखते हैं हम. अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं. सोचिए आप एक डोर को खोल रहे हैं. जब डोर थोड़ा सा ओपन होता है तो एक स्मॉल एंगल बनाता है. ठीक है ना. और जब डोर को और ज़्यादा ओपन कर देते हो तो एंगल और भी बड़ा हो जाता है. तो नोटिस करिए डोर की लेंथ बिल्कुल सेम ही है. भाई गेट आपने इतनी चौड़ी बनवाई थी, वो इतनी चौड़ी तो हो नहीं गई, उतनी है, लेकिन सिर्फ उसकी ओपनिंग बदलती रहती है. यानी कि थोड़ा सा आप खोलेंगे तो थोड़ा सा खुल जाएगा, ज़्यादा खोलेंगे तो बड़ा हो जाएगा. इसीलिए एंगल भी चेंज हुआ. ठीक है ना. इसमें सिर्फ उसकी ओपनिंग बदली, इसीलिए एंगल भी चेंज हो गया. तो दिस प्रूव्स दैट एन एंगल डिपेंड्स ऑन रोटेशन नॉट ऑन लेंथ. इससे हमें क्या पता लगता है कि एंगल जो डिपेंड होता है वो रोटेशन के ऊपर डिपेंड होता है, लेंथ के ऊपर नहीं. लेंथ तो आप इसे कितनी भी लंबी लेके जाओ, लेंथ एंगल कितना ही लंबा इसे लेके चले जाओ, लेकिन एंगल वही रहेगा आप जितना खोलोगे. ठीक है ना. आप कितना ही बड़ा से बड़ा गेट भी अगर खोलने लगो तो तब भी एंगल जितना आप छोटे वाला गेट का खोल रहे हो उतना ही वो भी रहेगा एंगल. ठीक है. अब हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग रोटेशन. अब एक नया वर्ड समझते हैं, रोटेशन क्या होता है. ठीक है ना. अब इसमें रोटेशन का क्या रोल है. ठीक है ना. रोटेशन देखते हैं. अब रोटेशन का मतलब होता है टर्निंग या घुमाना. यानी टर्निंग का मतलब सोचते हैं ना, घुमाना एक तरीके से. इमेजिन करिए एक रे फिक्स्ड है. ठीक है. और दूसरी रे धीरे धीरे टर्न कर रही है. ठीक है ना. इस तरीके से मान के चलो एक रे तो ये फिक्स्ड है, लेकिन दूसरी रे इस तरीके से टर्न हो रही है. ठीक है ना. जितनी ज़्यादा टर्न करेगी वो उतनी ज़्यादा एंगल बड़ा होते जाएगा. ठीक है. और जितना कम टर्न करेगी उतना छोटा एंगल हो जाएगा. तो मोर रोटेशन मीन्स अ बिगर एंगल और लेस रोटेशन मीन्स अ स्मॉलर एंगल. सिंपल. अब एक फन एक्टिविटी करते हैं. ठीक है. अपनी नोटबुक पर 2 पेंसिल रखो इस तरीके से. 2 पेंसिल ले लो, इस तरीके से रखो. इसको फिक्स इस तरीके से कर लो अपनी नोटबुक पे. ठीक है ना. इस तरीके से 2 पेंसिल ले लो, इसे फिक्स कर लो. अब दूसरी पेंसिल को धीरे धीरे रोटेट करिए. ठीक है. जैसे मान के चलो इधर रोटेट कर लो चाहे इधर. देखो जैसे जैसे ये पेंसिल घूमते जाएगी वैसे वैसे एंगल क्या हो जाएगा, घटते जाएगा. और जैसे जैसे इधर बढ़ाते जाओगे तो एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा. ये एक्टिविटी हमें क्लियर दिखाती है कि एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन. एंगल क्या है, रोटेशन का मेजर है. यानी जितना आप बड़ा करोगे उतना बड़ा होते जाएगा, जितना छोटा इधर एंगल करोगे तो उतना ही छोटा हो जाएगा. अब मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स बताता हूँ. बहुत सारे स्टूडेंट एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं कि जिसकी आर्म लंबी है वही एंगल बड़ा होगा. तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. एंगल की साइज कभी भी आर्म की लेंथ से डिसाइड नहीं होती. एंगल की साइज सिर्फ ओपनिंग से डिसाइड होती है. ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट. लेट्स कंपेयर. अब 2 एंगल्स को कंपेयर करते हैं. पहले एंगल की ओपनिंग छोटी है और दूसरे एंगल की ओपनिंग ज़्यादा है. इस तरीके से देखो, इसकी छोटी है और दूसरे की ज़्यादा है. टू ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा एंगल बड़ा है, यही एंगल बड़ा है. वाइल कंपेयरिंग द एंगल्स ऑलवेज ऑब्जर्व द ओपनिंग बिटवीन द आर्म्स. हम कंपेयर करने के वक्त में क्या देखा हम लोगों ने, रोटेशन देखा, यानी कि ओपनिंग देखी. ये थोड़ा सा खुला हुआ है, ये उससे भी ज़्यादा खुला हुआ है. तो देखो, नेवर कंपेयर द लेंथ ऑफ द रे. यानी कभी भी रे की लेंथ को कंपेयर मत करना. यानी ये बड़ा रहेगा तो वो बड़ा हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. एंगल को हमें देखना है. ठीक है ना. तो क्विक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या है, डोर को और ज़्यादा ओपन करने पर एंगल क्या क्या होगा. आंसर क्या होगा इसका, एंगल बड़ा हो जाएगा. दूसरा और भी देखते हैं, क्या आर्म्स की लेंथ बढ़ने से एंगल भी बढ़ेगा. तो आंसर क्या है, नो. आर्म की लेंथ आप इतनी बढ़ा दो तो एंगल थोड़ी बढ़ेगी, एंगल तो उतनी को उतना ही रहेगा. अब आते हैं एंगल सिर्फ रोटेशन पे डिपेंड करती है, आपको बिल्कुल ही याद रखनी है. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं कंपेयरिंग एंगल्स में हमें क्या देखना चाहिए. अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें क्या देखना चाहिए, ओपनिंग या अमाउंट ऑफ रोटेशन. यानी कितना खुला हुआ है, चाहे रोटेशन का कितना अमाउंट है. ठीक है. एग्जाम पॉइंट्स भी मैं आपको बता देता हूँ. एग्जाम के लिए 3 पॉइंट्स जरूर याद रखिए.
एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन, लेंथ ऑफ द आर्म डज नॉट अफेक्ट द साइज ऑफ एन एंगल, ग्रेटर पॉइंट मीन्स ग्रेटर एंगल, यानी कि एंगल क्या है, रोटेशन का मेजर है। लेंथ क्या है, आर्म्स जो है, अगर लेंथ आर्म्स की हम बढ़ा दे तो जो एंगल होगी वो एंगल की जो साइज होगी उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आप जितना भी लंबा कर दो। और तीसरा पॉइंट क्या है, अगर आप जितना ज़्यादा ग्रेटर ओपनिंग रहेगा यानी उसका मतलब ग्रेटर एंगल बनेगा, ठीक है। अगर ये आपने 3 पॉइंट्स याद है तो आप टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आज हमने इसमें मैंने आपको क्या बताया अब तक में कि व्हाट इज कंपेयरिंग एंगल्स, रोटेशन क्या होता है, एंगल किस पर डिपेंड करता है, रियल लाइफ एग्जांपल, कॉमन मिस्टेक्स और इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। सो आप अगर सीख गए हो तो ग्रेट जॉब। अब होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ। होमवर्क आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के आंसर जरूर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंगल की साइज, एंगल की साइज किस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। एंगल की साइज किस पर डिपेंड करती है। अब देखते हैं सेकंड, डोर को अगर हम और भी ज्यादा ओपन करने पर एंगल का क्या होता है। इसमें कह रहा है कि अगर हम डोर का जो और भी ज़्यादा ओपन करते हैं तो एंगल क्या होता है, यानी एंगल बढ़ता है घटता है, जो भी बताना है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ट्रू फॉल्स है, इसमें आपको सही और बताना है, यानी बताना है T फॉर ट्रू चाहे F फॉर फॉल्स, आपको इसमें बताना है द लेंथ ऑफ द आर्म्स डिसाइड्स द साइज ऑफ एन एंगल। आपको इसमें ये बताना है कि ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, ठीक है ना, और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। तो अब हम आप पढ़ने इसका फिगर इट आउट को सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो फिगर इट आउट को अब सॉल्व करते हैं इसके बाद में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, fold a rectangular sheet of paper and compare the angles formed between the fold and the sides of paper. Make a different folds and compare the angles which is largest and which is the smallest. अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर पेपर लीजिए, जिस तरीके से ये A4 शीट का पेपर ले लो आप, रेक्टेंगुलर पेपर है ना, उसमें एक फोल्ड बनाओ। इस तरीके से एक पेज है, अब मैं इसको किसी भी तरीके से फोल्ड कर लेता हूँ, इस तरीके से फोल्ड कर लो चाहे किसी भी तरीके से आप फोल्ड कर लो। अब देखो इसमें कि फोल्ड जो किया हुआ है लाइन, तो देखो बीच में यहाँ पे एंगल्स बना रही होगी, यहाँ पे जो एंगल्स बना रही है ना, एक ये एंगल भी बना रही है, एक यहाँ बना रही है, वो कितने डिग्री का। देखो जैसे मैंने आपको इस तरीके से फोल्ड करके बताया, अब मैं इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जैसे देखो अभी किया था, ये एंगल बन गया, ये यहाँ पे भी एंगल बन रहा है। देखो जिस तरीके से देखो यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ दिख रहा होगा, लाइन दिखा रहा होगा। देखो यहाँ पे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना बहुत सारे, देखो एक ये भी एंगल है, यहाँ पे भी ये देखो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप फोल्ड चेंज करेंगे तो एंगल भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आपको कंपेयर करना है कि जिसकी ओपनिंग सबसे ज़्यादा होगी वही लार्जेस्ट होगा और जिसकी ओपनिंग सबसे कम होगी वही स्मॉलेस्ट होगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा कि इसमें कोई सा भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल कोई भी फिक्स्ड नहीं है, ये आप इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पेपर को किस तरीके से फोल्ड किया है। और हाँ, याद रहे कि अगर आपने ग्रेटर ओपनिंग का मतलब है ग्रेटर एंगल, आपने जितना बड़ा ओपन किया होगा एंगल को उतना ही वो एंगल बड़ा होगा, ठीक है ना। तो आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। अब इसमें सभी केसेस में देखना है कि कौन सा एंगल इसमें से बड़ा है और क्यों है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे एंगल AOB और एंगल XOY। यहाँ पे देखो एंगल AOB और एंगल XOY, इसमें से कौन सा बड़ा है। सबसे पहले दोनों एंगल्स की ओपनिंग देखिए। डायग्राम में एंगल AOB एक राइट एंगल के बराबर दिख रहा है और एंगल XOY जो है ओपनिंग उससे छोटी है, इसलिए क्या होगा, एंगल OB बड़ा होगा एंगल XOY से, सिंपल। यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें रीजन तो y का मतलब आपको पता ही है रीजन क्या है भाई। देखो एंगल AOB जो है राइट एंगल जैसा लग रहा है और एंगल XOY जो है उससे छोटा ही है, इसके बीच में ही तो है ना, खैर तो एंगल AOB है बड़ा है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें ही बी पार्ट पे कि विच एंगल इज ग्रेटर, एंगल AOB और एंगल XOB। अब इसमें बताना है एंगल AOB बड़ा है या फिर एंगल XOB। तो एंगल AOB और एंगल XOB इनमें से बड़ा कौन सा है। अब एंगल AOB और एंगल XOB को कंपेयर करने के बाद में रे जो है OX और OB, एंगल OX और OB क्या है, बीच की ओपनिंग क्या है, ज्यादा है। क्या है, यानी कि OX और OB के बीच की ओपनिंग ज्यादा है, इसलिए एक सेकंड यहाँ पे गलत कर रहा हूँ। हाँ, AOB है ना, AOB है और XOB है। तो यहाँ पे देखो AOB तो है 90 डिग्री का एंगल, शायद ये राइट एंगल ही बन रहा है, ठीक है। और एंगल जो है XOB है छोटा सा, तो इससे तो कम ही है ना। देखो A से इधर नीचे गिरा हुआ है, तो यानी कि एंगल AOB क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो रे AO है और OB के बीच की ओपनिंग ज़्यादा है और XO और OB के जो बीच की ओपनिंग से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें AOB ही ज़्यादा है। ये इसमें क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चन में यानी कि कौन सा बड़ा रहेगा, यानी AOB वाले में AOB ही बड़ा है सबसे इसमें। तो अब आते हैं सी पार्ट पे, इसमें से XOB बताना है और XOC बताना है कौन सा बड़ा है। तो अब देखिए पॉइंट C, यहाँ पे पॉइंट C और पॉइंट B से और आगे है, लेकिन B और C एक ही रे पर है। इसमें हमें XOB बताना है, XOC। देखो XOB और XOC, तो यहाँ पे देखो XOB मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल जो है डायरेक्शन यानी रे के लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, रे के बीच के एंगल्स पे डिपेंड करते हैं, रोटेशन के बीच पे। यानी एंगल AOB को लंबा और भी लंबा करके तो एंगल C यहाँ पे रे को बता दिया गया है। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। XOB और चाहे कोई XOC, ये दो यानी कि एंगल जो है यहाँ पे डायरेक्शन के ऊपर, रे के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि लेंथ के ऊपर रे के, ठीक है ना। तो अब आते हैं फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 3 पे कि विच एंगल इज ग्रेटर, XOY और एंगल AOB। एंगल XOY है यहाँ पे, एंगल AOB है। अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, डायग्राम को ध्यान से देखिए। एंगल XOY की ओपनिंग काफी बड़ी है, XOY देखो इतनी बड़ी है, देखो यहाँ पे सर्कल देखो कितना बन रहा है मार्क। और एंगल AOB जो है उसकी इतनी सी बन रही है, यानी कि कम, देखो यहाँ पे जो है पता लग ही रहा है कि XOB जो है XOY जो है वो बड़ा है, ठीक है ना। इसीलिए XOY क्या होगा, AOB से बड़ा होगा। रीजन क्या है, बिकॉज एंगल XOY हैज अ ग्रेटर ओपनिंग रोटेशन देन एंगल OB। अगर हम जानते हैं कि साइज ऑफ एन एंगल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ रोटेशन नॉट द लेंथ ऑफ इट्स आर्म्स। ओके, तो आज हमने क्या सीखा यहाँ पे कि फोल्ड से डिफरेंट एंगल्स बनते हैं, एंगल कंपेयर करने के वक्त ओपनिंग देखते हैं, आर्म्स की लेंथ से एंगल की साइज चेंज नहीं होती, ग्रेटर ओपनिंग का मीन्स ग्रेटर एंगल। होमवर्क में क्या रहेगा, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है आपको इसका भी। एंगल किस चीज पर डिपेंड करता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंगल किस चीज पर डिपेंड करता है। एंगल सेकंड क्या है, ग्रेटर एंगल को आइडेंटिफाई करने का इजीएस्ट मेथड क्या है। और थर्ड में आपको यस नो में आंसर देना है, क्या रेज की लेंथ बदलने से एंगल बदल जाता है, यस या नो में आंसर देना है, ठीक है। सो अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास 6 चैप्टर 2 के अगले टॉपिक के साथ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद।